क्या आप जानते हैं कि भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव किसने रखी? वह योद्धा जिसने गुलामी से उठकर एक सम्राट बनने तक का सफर तय किया। आज हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की, जो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। दिल्ली का पहला सुल्तान कोई बड़ा खानदानी रईस या शाही घराने का शख्स नहीं था, बल्कि एक गुलाम था। एक ऐसा गुलाम जो एक बार नहीं, बल्कि दो दो बार बिका था। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये गुलाम भला गुलामी से निकलकर बादशाह कैसे बन सकता है। लेकिन सच ये है कि दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक वास्तव में गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक वो गुलाम मुस्लिम शासक था जिसकी बनाई सल्तनत ने भारत में 600 सालों तक, यानी 1857 के गदर तक मुस्लिम शासन की नींव रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक साल 1206 में दिल्ली का सुल्तान बना। वो दिल्ली का पहला सुल्तान था और बड़ी बात यह है कि वो गुलाम था। इसीलिए जब वह सुल्तान बना तो ना ही उसने खुतबा पढ़वाया, क्योंकि वो अपने मालिक मोहम्मद गोरी की गुलामी से अभी भी आजाद नहीं था। उसे ये आजादी साल 1208 में मिली। तब जाकर उसने खुद को सुल्तान कहा और अपने नाम के सिक्के बनवाए। लेकिन दोस्तों, एक गुलाम सुल्तान कैसे बन गया, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले करीब 500 सालों तक भारत पर अरब और सेंट्रल एशिया से हमले हो रहे थे। इन हमलों में कोई कामयाब भी नहीं हो पा रहा था। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर महमूद गजनवी तक और फिर मोहम्मद गोरी भी भारत पर हमला तो करता है, लेकिन एक परमानेंट रूल एस्टेब्लिश नहीं कर पाते ये लोग। फिर एक गुलाम ये कर पाने में कामयाब कैसे हो गया? इसके लिए हमें इतिहास में पीछे जाना होगा और कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी को जानना होगा कि वो गुलाम कैसे बना और भारत कैसे पहुंचा। कुतुबुद्दीन का जन्म साल 1150 में मध्य एशिया के तुर्किस्तान में एक तुर्की परिवार में हुआ था। वैसे तो तुर्की भाषा में ऐबक का मतलब चंद्रमा का स्वामी या मालिक होता है और कहा जाता है कि इस कबीले को ये उपनाम इसकी खूबसूरती के कारण मिला था। यानी कि इस कबीले के लोग, चाहे वो महिला हो या पुरुष, दोनों ही बहुत खूबसूरत होते थे। खैर, जहाँ कुतुब पैदा हुए वहाँ पर पहले गुलामों का व्यापार चलता था। उस दौर में दासों को अच्छी खासी ट्रेनिंग दी जाती थी और फिर उन्हें राजाओं के हाथों बेच दिया जाता था। ये गुलाम राजाओं के काफी खास भी होते थे। ये गुलाम वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत अलग होते थे। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में इतिहास की असिस्टेंट प्रोफेसर रहमा जावेद राशिद के हिसाब से मुस्लिम शासनकाल में गुलाम का कॉन्सेप्ट रोमन एम्पायर या बाइजेंटाइन गुलाम के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग था। यहाँ कई बार गुलाम अपने राजा के उत्तराधिकारी की हैसियत भी रखते थे। जैसे अगर आप बाहुबली मूवी देखें तो जो हैसियत कटप्पा की होती थी एक गुलाम के तौर पर, वैसे ही कुछ हैसियत कुतुबुद्दीन ऐबक की भी थी। उसके पास अपनी सेना भी थी और वो सेनाओं का कमांडर भी होता था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम के तौर पर आखिर मोहम्मद गोरी के दरबार में पहुंचा कैसे? तुर्किस्तान में कुतुबुद्दीन ऐबक का परिवार रहता था। उनके परिवार ने कुतुबुद्दीन को एक व्यापारी के हाथों बेच दिया। फिर इस व्यापारी ने निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी को उसे बेच दिया। अब्दुल अजीज की शरण में रहकर कुतुबुद्दीन ने मिलिट्री और इस्लाम दोनों की ट्रेनिंग और पढ़ाई की। कुतुबुद्दीन काफी तेज थे, इसलिए जल्दी ही वो धर्म और मिलिट्री दोनों में एक्सपर्ट हो गए। तब नासरी नाम की इतिहास की किताब में मिन्हाजुस सिराज ने लिखा है कि कुतुबुद्दीन ने काजी फखरुद्दीन की सेवा के साथ साथ उनके बेटों की तरह कुरान की शिक्षा हासिल की और घुड़सवारी तीरंदाजी की भी ट्रेनिंग ली। इसलिए कुछ ही दिनों में वह माहिर हो गए और उनकी तारीफ हर जगह होने लगी। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। फखरुद्दीन की जल्दी ही मृत्यु हो गई, जिसके चलते कुतुब के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। फिर काजी फखरुद्दीन के बेटों ने उसे एक बार फिर से एक दूसरे व्यापारी को बेच दिया। इस बार यह व्यापारी कुतुब को गजनी के गुलाम बाजार में लाया, जहां उसे उसका नया मालिक मिला, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी कभी एक सेनापति हुआ करता था, लेकिन बाद में वह गोरी साम्राज्य का सुल्तान बन गया था। उसके पास कुतुबुद्दीन जैसे हजारों गुलाम थे, लेकिन कुतुबुद्दीन के अंदर एक ऐसी खासियत थी,
जिसने उसे मोहम्मद गोरी के बेहद करीब ला दिया। इस खासियत को लेकर एक दिलचस्प कहानी है जो कि तबकाते नासरी में मिन्हाजुस सिराज ने बताई है। वो लिखते हैं कि एक बार सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी अफगानिस्तान के शहर और अपनी राजधानी गजनी में हुनरमंद लोगों के हुनर को देख रहे थे और उनके प्रदर्शन से खुश होकर उन्हें इनाम दे रहे थे। उसी रात को उन्होंने अपने गुलाम दरबारियों को भी खूब सारा माल देकर उन्हें मालामाल करने का काम किया। लेकिन इन गुलामों में से एक गुलाम ऐसा भी था जिसने दरबार से बाहर आने के बाद अपना सारा इनाम अपने से कम हैसियत वाले तुर्कों, पहरेदारों, सफाई करने वालों, गुलामों और दूसरे काम करने वालों को दे दिया। इस दान से कुतुबुद्दीन की खबर आग की तरह फैल गई। सुल्तान को जब ये खबर पता चली तो उसके मन में इस दरियादिल इंसान के बारे में जानने की इच्छा पैदा हुई। उसे लगा कि आखिर ये उदार व्यक्ति है कौन। सुल्तान को बताया गया कि उनका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक है। इस तरह ऐबक ने गोरी के दिल में जगह बना ली और वो सुल्तान के बेहद करीब आ गया। इस तरह काजी के घर गुलामी करने वाला गुलाम अब एक सुल्तान का दाहिना हाथ बनने चला था। गोरी ने ऐबक को अपने सबसे करीबियों में शामिल किया। ऐबक को सिंहासन और दरबार के बेहद महत्वपूर्ण काम देने शुरू किए गए। जल्दी ही ऐबक का ओहदा साम्राज्य के सबसे बड़े सरदार का हो गया। गोरी ने उसे अमीर अखूर बनाया। अमीर अखूर का मतलब होता है शाही अस्तबल का दरोगा। ये पद बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था। एक अमीर अखूर के पास करीब 1000 घुड़सवारों की सरदारी होती थी। इस तरह से कुतुबुद्दीन का प्रभाव बढ़ता चला गया। अपनी वीरता और वफादारी के चलते गोरी ने उसे अपना सेनापति बनाया। अब आप अच्छे से जानते हैं कि मोहम्मद गोरी लगातार हमले करता था। उसने मुल्तान, उच और लाहौर जैसे बड़े शहरों को अपना निशाना बनाया था और तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान से भी लड़ाई लड़ी थी। इन सभी लड़ाइयों में कुतुबुद्दीन भी उसके साथ खड़ा था। यही वजह है कि कुतुबुद्दीन का कद लगातार बढ़ता चला गया। उसने गोरी की झोली में कई शहर डाले थे। ऐबक ने 1193 में अजमेर और उसके बाद 4 हिंदू राज्यों सरस्वती, समाना, कोहराम को हासिल किया और फिर कन्नौज के राजा जयचंद को चंदावर के युद्ध में हराकर दिल्ली को जीत लिया था। ऐबक के दम पर ही 1 साल के अंदर मोहम्मद गोरी का शासन राजस्थान से लेकर गंगा-यमुना के संगम तक फैल गया था। यानी एक गुलाम के रूप में कुतुबुद्दीन को खरीदने का फैसला गोरी के सबसे सही फैसलों में से एक था। इसके बाद साल 1192 में जब तराइन की दूसरी लड़ाई हुई तब कुतुबुद्दीन ऐबक उनके सबसे खास सिपह सालारों में से एक थे। इस युद्ध में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तराइन की लड़ाई के साथ ही ऐबक को गोरी ने सभी युद्धों का अध्यक्ष बना दिया। दिल्ली और अजमेर के कब्जे के बाद ऐबक ने धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाया और मुस्लिम शासन को संगठित किया। साल 1206 में जब गोरी की मृत्यु हुई तो ऐबक ने स्वतंत्र रूप से शासन करने का फैसला किया और खुद को दिल्ली का पहला मुस्लिम सुल्तान घोषित कर दिया। एक गुलाम जिसे 2 बार बेचा गया था, उसने अपनी काबिलियत और कूटनीति के दम पर खुद को दिल्ली के सुल्तान के दावेदार के रूप में खड़ा कर दिया था। लेकिन इस सुल्तान के लिए अभी भी एक बड़ा चैलेंज बाकी था। दरअसल मोहम्मद गोरी की मृत्यु अचानक हुई थी, इसलिए वो अपना वारिस किसी को नहीं चुन पाए थे और यही वजह थी कि उनके जीवन में उनका जो गुलाम जहाँ पर भी जिस पद पर तैनात था वह वहाँ का शासक बन गया था। लेकिन ऐबक को अपनी पूरी सत्ता चाहिए थी, इसलिए उसने खेल खेल कर खुद को मोहम्मद गोरी का वास्तविक उत्तराधिकारी बना लिया। गोरी की मृत्यु के बाद उसके 3 उत्तराधिकारी थे जो अलग अलग जगहों के शासक बने। इन तीनों के नाम थे नसीरुद्दीन कबाचा जो मुल्तान का शासक बना, ताजुद्दीन यल्दुज जो गजनी का शासक बना और तीसरा शासक था खुद कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि एक चौथा गुलाम बख्तियार खिलजी भी था, लेकिन उसने खुद को इस झगड़े से अलग रखा और बिहार व बंगाल की ओर जाकर उसने खुद को वहां का शासक घोषित कर दिया। वैसे ये वही बख्तियार खिलजी है जिन पर नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने का आरोप लगता है। खैर,
तीनों की लड़ाई में ऐबक की जीत हुई और इस जीत के चलते 25 जून साल 1206 को लाहौर के किले में ऐबक की ताजपोशी हुई। हालांकि हैरानी की बात है कि दिल्ली के पहले सुल्तान ने न तो सुल्तान की उपाधि अपनाई थी और न ही अपने नाम से कोई सिक्का जारी किया था। सबसे बड़ी बात, उस दौर में जो खुतबा पढ़ाया जाता था जिससे पता चलता था कि सुल्तान की ताजपोशी हुई है, वह भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं पढ़वाया, क्योंकि अभी भी सुल्तान बनने के बावजूद कुतुबुद्दीन ऐबक सिर्फ एक गुलाम था। उन्हें किसी ने आजाद नहीं किया था। फिर सुल्तान बनने के 2 साल बाद 1208 में वह गजनी की यात्रा पर गए और 40 दिनों की यात्रा के बाद उन्होंने खुद को मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तब साल 1208 में उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की। सुल्तान बनने के बाद ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया, जो उनके बाद इल्तुतमिश के दौर में जाकर तैयार हुई। ये दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है, जिसमें 5 मंजिलें हैं और उन पर कुरान की आयतें खुदी हुई है। उसी समय ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण कराया, जिसके अवशेष या खंडहर अभी भी कुतुब मीनार के आसपास देखे जा सकते हैं। फिर अजमेर में जीत के बाद उन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। इसे नॉर्थ इंडिया की पहली मस्जिद कहा जाता है, जो आज भी मौजूद है और हाल ही में इसे लेकर कंट्रोवर्सी भी हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक सिर्फ 4 साल सुल्तान रहा, लेकिन उसने अपनी छवि को काफी अच्छे से स्थापित कर लिया था। ऐबक को लाल बख्श कहा जाता था, जिसका मतलब था लाखों दान करने वाला। कहा जाता है कि दिल्ली में ऐसा कोई भी नहीं था जो ऐबक की दरियादिली से अछूता रहा हो। लेकिन कुतुबुद्दीन बहुत दिनों तक शासन नहीं कर पाए और साल 1210 में उनकी मृत्यु हो गई। मिन्हाजुस सिराज ने इस बारे में लिखा है कि जब मौत आई तो 607 हिजरी यानी 1210 ईस्वी में पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन घोड़े से गिर गए। वो संभल पाते, उससे पहले ही घोड़ा भी उन पर आ गिरा। इस बीच काठी के सामने का उठा हुआ हिस्सा उनकी छाती में घुस गया और उनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन को फिर लाहौर में ही दफनाया गया। आज भी उनका मकबरा लाहौर में मौजूद है, जहां लोग उन्हें देखने जरूर जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक गुलाम से लेकर सुल्तान बनने तक का सफर तय किया। उसकी शासन नीति और निर्माण कार्यों ने दिल्ली सल्तनत की नींव को मजबूत किया। कुतुब मीनार, जो आज भी खड़ी है, उसके शासन की सबसे बड़ी यादगार में से एक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें।